मल्टी डायमेंशनल एरेज आपके पास होती हैं। तो यहाँ हमने एक 2D एरे क्रिएट किया जिसमें हमारे पास एक रॉ, 2 रॉ और तीसरी रॉ है। जब इसको व्यू करते हैं, पोस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल नंपाई एरे हमने फॉर्म किया है। अच्छा, इंडेक्सिंग की जब हम बात करते हैं तो इंडेक्सिंग क्या होती है, किसी को मालूम है? हाँ भाई, इंडेक्सिंग में हम जी एरे के किसी मेंबर को एक्सेस करना, ठीक है ना, किसी मेंबर को एक्सेस करना, ये इंडेक्सिंग होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी एक्सेसिंग अ कंप्लीट रॉ। अब मुझे मैट्रिक्स में से एक पूरी रॉ को एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैं अगर एक इंडेक्स डाल रहा हूँ एक 2 डायमेंशनल एरे के अंदर, 2D एरे है मेरी, उसमें एक ही मैंने वैल्यू पास की है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू रॉ का इंडेक्स होगी, ठीक है। तो मैंने इसको कहा भी रॉ, तो रॉ नंबर 2 जो 7 8 9 है वो एक्सेस हो गई। अगर मुझे कंप्लीट कॉलम एक्सेस करना है तो रॉ एक्सेस हो गई। कॉलम एक्सेसिंग में हमारे पास मुझे इसको किस तरह लिखना पड़ेगा इसको समझिए। मैंने उसको बोला कि एक अगर एक कॉलम एक्सेस कर रहे हैं तो उसके अंदर रॉ सारी इन्वॉल्व होती हैं जब ये एक कॉलम बनेगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, रॉ के अंदर कह दिया कि भी स्टार्ट ऑफ रॉ टिल एंड ऑफ रॉ कॉलम नंबर 1। तो अब कॉलम नंबर ये हमारा 0 है, ये हमारा कॉलम नंबर 1 है, ये हमारा कॉलम नंबर 2 है। कॉलम नंबर 1 हमने बोला इसकी सारी रॉज बोल दी हैं, तो 2 5 और 8 जो हमारे पास, ये हमें यहाँ पर आंसर जो है मिल गया। अच्छा, इसका आउटपुट जो है ना उसको समझ लें ताकि हमें इंडेक्सिंग में और स्लाइसिंग में जो है वो डिफरेंस समझ में आ सके। लेकिन जब मैंने रॉ एक्सेस किया है, ठीक है, तो रॉ एक्सेस में भी हमारे पास आंसर जो है रॉ फॉर्म में आया, और जब हमने कॉलम एक्सेस किया है तो वो भी हमारे पास आंसर जो है वो रॉ की फॉर्म में आया। प्लस जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब मैंने रॉ एक्सेस की है 2D मैट्रिक्स के अंदर से, 2D एरे के अंदर से हम रॉ निकाल रहे हैं, तो मेरे पास जो जवाब में एरे आ रही है वो 1 डायमेंशनल है। और जब मैंने कॉलम को भी एक्सेस करके निकाला है तो मेरे पास जो कॉलम भी आ रहा है वो भी हमारे पास 1 डायमेंशनल आ रहा है। डायमेंशन का मुझे कैसे पता चल रहा है कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि नंबर ऑफ ब्रैकेट्स जो है उससे भी हमें डायमेंशन का अंदाजा हो रहा होता है कि भाई क्या डायमेंशन है, तो ये 1 डायमेंशन आ रहा है। तो इंडेक्सिंग में हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम इंडेक्स करते हैं तो वो उन वैल्यूज को एक्सेस करके लेके आता है। जो हमारे पास इंडेक्स एरे आती है वो फिर जो बेसिक हमारी एरे होती है उससे उसका कोई लिंक नहीं रहता। लिंक से मतलब ये है कि उसकी जो डायमेंशन थी वो मेंटेन नहीं होती, ना उस शेप को मेंटेन करता है जिस शेप में कॉलम में या रॉ की फॉर्म में हमने एक्सेस करने की कोशिश किया। हाँ, जब हम स्लाइस करते हैं तो फिर स्लाइस करते हुए जो है वो एज इट इज उस शेप में स्लाइस करता है जिस शेप में हम उसको देते हैं। तो ये अब ये मैंने यहाँ पर लिखा है, इन दोनों में कैसे पता चलेगा कि भाई इंडेक्सिंग हुई है या स्लाइसिंग हुई है? कोई बता सकता है कि भाई कैसे हम गैस करेंगे कि इंडेक्स किया है या स्लाइस किया? सर मुझे लगता है इंडेक्स किया है क्योंकि ब्रैकेट एक ही यूज किया है हमने। अगर एक और इसके आगे ब्रैकेट लगाएंगे तो फिर शायद स्लाइस हो एक और जाएगा। ब्रैकेट लेंगे तो फिर स्लाइस हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ब्रैकेट नहीं,
ब्रैकेट अगर एक और लगा के मैं करना शुरू करूंगा तो ये जो है वो एरर हो जाएगा ना। अच्छा, होता ये है कि बेसिकली जब हम कर रहे होते हैं ना काम, तो उस वक्त हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं यार, कि भाई हम स्लैशिंग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर अभी मैं आगे ये बात आएगी तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, और हम कैसे गैस करेंगे कि जो सामने कोड लिखा है वो इंडेक्स है या स्लाइसिंग। मैंने यहाँ पर एक एरे बना ली है, ठीक है, 0 से लेके ये इस एरे की यहाँ शेप भी आ रही है। मुझे फॉर एग्जाम्पल ये 12 को इंडेक्स करना है, क्या कोड लिखूंगा भाई, कोई भी मुझे बताए। 12 का रॉ नंबर क्या है अभी, 0 1 2, एंड 12 का कॉलम नंबर क्या है, 0 1 2/2। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए अब हम क्या कोड लिखेंगे, दो तरह से लिख सकते हैं। एक ही ब्रैकेट के अंदर 2,2 लिख दें, या फिर हम क्या करें, दो अलग अलग ब्रैकेट्स इस्तेमाल करें और उसमें बता दें उसको रॉ अलग और कॉलम जो है वो अलग बता दें। इससे हमारे पास जो वैल्यू गेट की हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आप तमाम लोग जो है ना एक अपने पास लिख लें, ये जो रेड ग्रीन येलो ब्लू वैल्यू आपको नजर आ रही है, इसके क्या इंडेक्सिंग होगी, ताकि फिर हम टैली कर लें, आपको समझ भी आ जाएगा हमने सही किया गलत। आसान चीज़ है वैसे, शाबाश। फिर मैं करता हूँ आगे। ठीक है, अब अगर 3 की बात करते हैं तो 3 हमारे पास रॉ नंबर 0 है, कॉलम नंबर 0 1 2 3, क्या बन जाएगा अभी 0,3। और 7 की बात करते हैं तो इट्स रॉ नंबर 1 कॉलम नंबर 2 1 2। इस तरह 14 की बात करते हैं तो रॉ नंबर 0 1 2 और कॉलम नंबर इसका क्या है 0 1 2 3 4। ये लास्ट कॉलम है तो मैं यहाँ कॉलम में -1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लास्ट कॉलम जो होता है वो माइनस होता है, तो अगर मैं वो भी लिखना चाहूँ तो -1 भी लिख के जो है वो उसको एक्सेस कर सकता हूँ। फिर दिस लास्ट वैल्यू रहेगी, यहाँ पर रॉ नंबर, ये भी लास्ट रॉ है, तो यहाँ पर भी मैं रॉ के अंदर 4 लिखने के बजाय -1 जो है वो लिख सकता हूँ, और कॉलम नंबर इसका 1 है। इससे हम वैल्यूज देखते हैं हमारे पास क्या क्या आ गई, 3 7 14 और 21। टैली कर लें, सही काम किया, सही इंडेक्स दिए हमने। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये है कि जो हमने एक्सेस किए थे, मैंने आपसे कहा था इंडेक्स आप गैस करें क्या होंगे, तो मैंने इंडेक्स गैस किए, वैल्यू सही आ गई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने कोड लिखा है, ये कोड आपके जो दिमाग में कंसेप्ट है उससे मैच कर रहा है कि हाँ भी ठीक है, 0 3 हो गया, रॉ नंबर 0 हो गया, कॉलम नंबर 3 हो गया, 7 पे आ जाए तो रॉ नंबर 1 कॉलम नंबर 2। ओके, ये पास हो रहा है उस, या इसमें जी ओके। कंफ्यूजन अगर है तो पूछें। ठीक है, होता क्या है स्ट्रक्चर फॉर इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन ए 2D एरे। ठीक है, 2D एरे में जो है वो स्लाइसिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि अभी हमने इंडेक्स किया है ना, शेप क्या होती है, रॉ और कॉलम। रॉ के अंदर भी दो पार्ट होंगे, स्टार्ट ऑफ रॉ और एंड ऑफ रॉ। कॉलम के अंदर भी दो सेक्शन होंगे, स्टार्ट ऑफ कॉलम और एंड ऑफ कॉलम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है जिस पर हम जो है ना अपना स्लाइस और इंडेक्स जो है ना वो सेलेक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कुछ मैंने स्लाइस करना है।
ठीक है, ठीक है, स्लाइस करने जा रहा हूँ मैं। और पहले आप लोग जो है अपने पास इसका स्लाइस लिखें पहले। 0 1 2 3, यानी यहाँ इंडेक्स लिखा है 0 से 4। मैंने लिस्ट में पढ़ा था कि लास्ट जो लिखा होता है इंडेक्स वो एक्सक्लूड होता है, उससे कम तक चलता है। तो ये चलेगा 0 1 2 3 तक। कॉलम नंबर क्या है? पूरा कॉलम नंबर 1 सेलेक्ट करना है, तो मुझे देना पड़ेगा 1 सेलेक्ट करने के लिए 1 से 2 देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं सिर्फ कॉलम नंबर 1 लिखता हूँ, जो मैं आपको फर्क समझा रहा था इंडेक्स करने का और स्लाइस करने का, ऐसी सूरत में हमारे पास क्या आ गया? 1 6 11 16 ये आ गया, लेकिन ये वर्टिकल नहीं आया, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल आया और डायमेंशन भी इसकी 1 है। अगर मैं इसको 1 से 2 लिखता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब हमारे पास ये कैसा है? उसी वर्टिकल शेप में आया है जिस शेप में हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ, और इसकी डायमेंशन भी जो है वो 2 है। ठीक, ये क्या हुआ है? जब ये चारों पैरामीटर्स पास होते हैं, स्टार्ट ऑफ रो, एंड ऑफ रो, स्टार्ट ऑफ कॉलम, एंड ऑफ कॉलम, तो ये स्लाइस करता है, उसी शेप में स्लाइस करता है जिस शेप में आपने सेलेक्ट किया, और उसकी डायमेंशन भी मेंटेन करता है जो डायमेंशन ओरिजिनल मैट्रिक्स की होती है। लेकिन अगर मैं चारों पैरामीटर्स नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 3 दे दिए या 2 दे दिए, चारों में अगर यूं भी दे रहा हूँ ना, एम्प्टी एम्प्टी छोड़ के, तो ये भी 2 कहलाएंगे और ये भी 2 कहलाएंगे, ये भी 4 होंगे। स्टार्ट ऑफ ये है, एंड ये है, स्टार्ट ये, एंड ये भी 4 है। ठीक है, लेकिन अगर आपने यूं लिख दिया या यूं लिख दिया, तो इट मीन्स ये 2 तो पैरामीटर दिए, यहाँ पर 2 पैरामीटर नहीं दिए। ये इंडेक्स करके लाएगा, ये एक एक वैल्यू उठा के लाके आपको रॉ में शो करा देगा। लेकिन अगर आपको स्लाइस चाहिए और डायमेंशन भी मेंटेन होगी जिसके अंदर, तो ऐसी सूरत में आपको जो है वो चारों पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। तो ये वर्टिकल था हमारे पास, वर्टिकल आ गया। अब ये हमारे पास जो डार्क ब्लू है, इसको हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारे पास रॉ स्टार्ट हो रही है 0 से, रॉ नंबर 2, तो 2 रॉ नंबर चाहिए, तो रॉ नंबर 3 तक देना पड़ेगा। 0 2 3 जो है वो हमें देना पड़ेगा। अच्छा, पहले येलो वाला हुआ, चलें येलो वाला कर लें। ये स्टार्ट हो रही है रॉ नंबर 0 1 2 3 1 2 3 4, रॉ नंबर 4 तक जाना है। ठीक है, तो रॉ नंबर 4 तक जाना है, तो मुझे एक इंडेक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, वो हो गया 1 से 5। और यहाँ पर मुझे कॉलम नंबर 0 से 1 2, कॉलम नंबर 2 तक जाना है, मुझे कॉलम नंबर 3 देना पड़ेगा 0 से लेके 3 तक। तो ये हमने 0 से 3 समझ में आ गया। अगर आप एक एडिशनल नहीं देना चाह रहे और आखिरी वाला इंक्लूड नहीं कर सकेंगे, अगर मैं 4 कर दूं इसको, बोले यार 4 जो है 4 तक तो है, 0 1 2 3 4, तो फिर 4 इंक्लूड नहीं होगा, फिर हमें एक एडिशनल जो है वो 5 देना पड़ेगा ताकि 4 जो है वो इंक्लूड हो जाए। तो यहाँ पर हमने देखा फिर दोबारा शेप भी उसकी, डायमेंशन भी मेंटेन हुई है और शेप भी मेंटेन हुई है। दिस इज स्लाइस, इसको हम स्लाइस कहेंगे, इंडेक्स नहीं कहेंगे। ठीक है, अब ब्लू वाले को देखते हैं। 0 1 2, 0 से 2 तक रॉ देनी पड़ेगी, और लास्ट के 2 कॉलम्स है, तो 0 से 2 तक हमने रॉ दे दिए, और हमने बोला -2 से ऑनवर्ड तक के कॉलम ले लो, माइनस वाला इंडेक्स उसके कॉलम के लिए। -2 से जो ये हो गया 4 -1 है, 3 -2 है, -2 से शुरू करो और एंड तक चले जाओ। हमने वहां पर जो है वो क्या कर दिया, ये कह रहे हैं, इसमें भी आपके चारों पैरामीटर्स आ गए।
3 4 8 9 जो है वो स्लाइस में। अब ऑरेंज वाला जो है ना वो सेलेक्ट करना है हमें। रॉ नंबर 0 1 2, कॉलम है 0 1 2 3 4, तो 2 से 4 और 3 रॉ चाहिए। 3 रॉ के लिए क्या करना पड़ेगा अभी 3 ऑरेंज कहाँ गया अभी इसमें, ऑरेंज वाला बना लेते हैं हम। एक सेल ऐड करते हैं, हमारा है 2D अरे। तो इंडेक्स देना है कोड में, इसका इंडेक्स हो जाएगा रॉ नंबर 0 1 2। तो मुझे रॉ नंबर 2 से मैंने 3 तक लिखना पड़ेगा, कॉमा कॉलम नंबर 1 2 3 के एक ज़्यादा देना पड़ेगा 4, 1 से 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया 11 12 और 13। और रॉ में ही था लेकिन डायमेंशन देख लें मेंटेन की हुई। ओके, तो इस तरह ब्लू हमने कर लिया। ग्रीन है, ग्रीन में हमारे पास रॉ नंबर 0 1 2 3 4 से शुरू हो रहा है और एंड तक जा रहा है। 4 से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 3 से शुरू हो रहा है और एंड तक जा रहा है। ठीक है, और कॉलम नंबर 0 1 2 से शुरू हो रहा है और एंड तक जा रहा है। ये हमने सेलेक्ट किया यहाँ पर ग्रीन वाला 17 18 19 और 22 23 24। तो ये हमारे पास जो है वो स्लाइस होके आ गया। कोई सवाल है तो पूछिए इसमें। सर जो ग्रीन है उसमें हम कॉलम 2 से 5 तक सेलेक्ट करेंगे तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, क्योंकि आपने नहीं, एंडिंग कॉलम हर। हाँ जी। इंडेक्सिंग में और स्लाइसिंग में आउट ऑफ बाउंड कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप गलत भी दे देंगे तो वो एम्प्टी ले आएगा लेकिन एरर शो नहीं करेगा। जो मैंने लिस्ट की स्लाइसिंग में भी ये बात की थी, अगर आप स्लाइस का इंडेक्स गलत लिख देंगे एम्प्टी आंसर आ जाएगा लेकिन एरर नहीं आएगा। तो आउट ऑफ बाउंड नहीं होता। मैंने अभी ऊपर कई जगह पे एक ज़्यादा यूज़ किया है, जैसे कि देखें 1 से 5 यूज़ किया है, आउट ऑफ बाउंड नहीं है। सेकेंडली दोनों में फ़र्क तो समझ आ गया इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में, लेकिन इस लिहाज से तो स्लाइसिंग ही सबसे अच्छी है क्योंकि वो सब कुछ मेंटेन रखती है। तो फिर इंडेक्सिंग हम किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका मकसद ये है। हाँ, मुझे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा 2D अरे है ना, इसकी मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी ये वाली वैल्यू चाहिए और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। मुझे अब एग्जैक्ट वो वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, G2 अरे मुझे अब क्या करना है, मुझे इस वैल्यू तक पहुंचना है। ये वैल्यू मेरी 0 1 2 3 ये वैल्यू मेरी रॉ नंबर 3 होगी और इसका कॉलम नंबर क्या हो गया 0 1 2। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू मेरे पास आ गई 17। इस वैल्यू को मैं एज अ वैल्यू क्या कर सकता हूँ, किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, यानी जब मुझे उसके एलिमेंट्स को यूज करना होगा, एलिमेंट्स को, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको एज अ इंडेक्स यूज करूंगा। लेकिन मुझे अगर उसकी
कंप्लीट शेप को मेंटेन करना होगा कि नहीं जी, जिसमें से हम स्लाइस कर रहे हैं उसकी शेप भी मेंटेन हो, स्लाइस ही रहे। 3D अगर हमारे पास डाटा है और उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो 3D डाटा ही आए। 2D डाटा मेरे पास मौजूद है, उसमें एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 2D डाटा की शक्ल में ही आए, तो फिर मुझे स्लाइस की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे कोई वैल्यू यूटिलाइज करनी है, एज अ नंबर यूटिलाइज करनी है, इसको मैं आसान जबान में यूँ कह लेता हूँ कि भाई मतलब जब आप कोई फॉर एग्जांपल हम कहते हैं उसको कि पिज्ज़ा स्लाइस है ना, जब आप पिज्ज़ा को स्लाइस करते हैं तो इट रिमेन्स पिज्ज़ा, वो पिज्ज़ा ही रहता है, स्लाइस भी पिज्ज़ा ही रहता है। इस तरह 3D हमारा स्लाइस होकर 3D ही आंसर आता है। लेकिन जब पिज्ज़ा के किसी इंग्रेडिएंट को आप एक्सेस कर लेंगे तो वो पिज्ज़ा नहीं है, वो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट होता है कि वो चिकन का पीस है या कोई ऑलिव है, कोई मशरूम है। ठीक है, तो वो अब इंडिविजुअल वैल्यू होती है उसकी, वो कंप्लीट जो है ना वो पिज्ज़ा नहीं कहलाता। तो इसी तरह से अब ये जो मैंने एक्सेस की है वैल्यू, ये इट्स अ 17, ये एक 17 है। अब ये ना एरे है ना लिस्ट है, नहीं, ये 17 एक नंबर है जो वहां पर मौजूद है। ठीक है, लेकिन स्लाइस जब करके लाऊंगा इसी 17 को, अगर स्लाइस करके लाऊं फॉर एग्जाम्पल, जो लाता हूँ मैं कहता हूँ अभी एरे नंबर 3 से जाओ एरे नंबर 4 तक, रो नंबर 4 तक, कॉलम नंबर 2 से जाओ कॉलम नंबर 3 तक। ठीक है, अभी ये आपके पास देखो 17 आया। ठीक है, ये अभी भी क्या है, ये पहले भी ये 7 स्लाइस हो क्या है 2D था, 17 अभी भी 2D, 17 अभी भी 2D। अभी मैं इसको क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या होगा जी, लेकिन अभी भी क्या रहा, अब ये पूरी एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक खुद एक एरे है, एरे में से निकला है तो कह रहा है वो खुद एक एरे है, एज ए इंडिविजुअल नंबर जो है वो नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है इसके बारे में? जी सर, फिलहाल तो मैं यस कह देता हूँ। ठीक, ये कुछ एक्सप्रेशन लगी हुई हैं, यहाँ भी हमें शेप ही समझाई जा रही है। देखो जब मैंने स्टार्ट ऑफ रो, एंड ऑफ रो, स्टार्ट ऑफ कॉलम, एंड ऑफ कॉलम, जो शेप हमारी मेंटेन हो रही है, मैट्रिक्स हमारा 2/2 का है तो शेप भी हमारी 2/2 आ रही है। अब मैट्रिक्स हमारा 2/2 का है लेकिन मैं खाली रो एक्सेस करूँ 2, तब आपको वेक्टर की शेप आ रही है, 3 मेंबर है उसके लिए। यहाँ मैंने रॉ के अंदर पूरा 2 बोल दिया, कॉलम पूरा बोल दिया और रॉ पूरी उठा ली। यहाँ पे मैं चारों पैरामीटर पास नहीं किए, यहाँ 2 पैरामीटर है और यहाँ 1 पैरामीटर है। इसको जरा गौर करें थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अबे यार मर जाओ तुम लोग यार, सलाम से कॉल करवा दे तुम लोगों ने। मैं वहीं खड़ा हुआ था, तुम लोग तुम फोन कर बता रहे, पूछा भी मैंने ग्रुप में, बताया नहीं कहाँ थे। चलो सही है, खैर है, मैं तो घर पहुंच गया, मैं बादराबाद ही गया हुआ था ना। मैंने कॉल, अबे कॉल करते अभी खुद ही कह रहा है कि मिस कॉल देखी मैंने, कॉल ही कर रहा था ना भाई। सही है फिर। हाँ ठीक है, चलो ओके। अच्छा भाई, अब हर जगह शेप का जो है वो फर्क आ रहा है, तो जहाँ जहाँ शेप का फर्क आ रहा है, ओरिजिनल शेप नहीं हो रही है, हम उसको इंडेक्सिंग कहेंगे। और जहाँ शेप मेंटेन हो रही है, देखो यहाँ पर शेप जो है हमारे पास डायमेंशन जो है वो कितनी हो रही है, अब यहाँ चारों पैरामीटर है इस वाले केस में, 3/2, 2 डायमेंशन आ रहा है, 2 डायमेंशन आ रहा है, यहाँ 1 डायमेंशन एरे आ रही है, यहाँ 2 डायमेंशन आ रहा है। तो हर जगह जहाँ पर हम चारों पैरामीटर दे रहे हैं उस जगह पे हमारे पास डायमेंशन जो है वो मेंटेन हो रही है। तो ये अभी मैंने बता दिया आपको स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में फर्क। ठीक है,
स्लाइसिंग भी हमने ऊपर कर ही लिया है। कंबाइनिंग एरे, देखिए अब हमने क्या किया, एक एरे बना भी लिया, एरे को हमने एक इंडिविजुअल एरे के मेंबर्स को एक्सेस भी कर लिया और एरे को स्लाइस भी कर लिया, ठीक है। अभी हमारे पास जो काम है, हम एक से ज़्यादा एरेस को के डेटा को हम जो है वो कैसे कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो ये कंबाइनिंग जो है वो मुख्तलिफ तरह से हो सकती है। दो एरेज जो है एक दूसरे के ऊपर भी आ सकती हैं, साइड में भी आ सकती हैं, ऊपर नीचे, लेफ्ट एंड राइट, दो ऑप्शन है। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्टैकिंग कहते हैं। इंक्लूडिंग इसमें हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग हो सकती है और वर्टिकल स्टैकिंग हो सकती है और डेप्थ वाइज हो सकती है। हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग ना करें, वर्टिकल ना करें, बल्कि उसके पीछे लगा दें, 3D बना दें, ठीक है। दो एरेज हमारे पास हैं, अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करेंगे, 2 डायमेंशन की है तो वो 2 डायमेंशन ही रहेंगी, लेकिन अगर डेप्थ स्टैकिंग करेंगे, उसके पीछे लगाएंगे, तो वो 3 डायमेंशन हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ पे यूँ समझा देता हूँ कि हमारे पास जो है एक एरे ये है, ठीक है, हमने ये बना ली, ठीक है। एक एरे जो है हमारे पास, मैं कहता हूँ कि ये है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको हॉरिजॉन्टल स्टैक कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको वर्टिकल स्टैक कर सकता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। और मैं इसको डेप्थ वाइज भी स्टैक कर सकता हूँ कि मैं इसके पीछे लगा दूँ या इसके आगे लगा दूँ। जब आगे लगा दूंगा एरे को, तो हमें पता है ये शेप हमारे पास 3 डायमेंशनल हो जाता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल एरे मिल जाएगा वहाँ पर, डेप्थ स्टैकिंग अगर हम करेंगे तो। सारे सारे ये कॉल आ रही है, मुझे उसको उनको बोला अभी क्लास ले रही है सर, मम्मी के फोन पे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर एक एरे 1 बनाया और एक इसकी शेप जो है वो 8,2 है। एक और एरे क्रिएट किया हमने, तो ये एरे क्रिएट करना हमें आता है। 16 हमने वैल्यूज ले ली, 8 2, यहाँ से ही मैंने एक 6 ले ली वैल्यू 8,5, ठीक है। ये दो एरेज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। इन दो एरे को क्या करना है, हमने चेक करना है। अच्छा, अब स्टैकिंग में मैंने कहा कि अभी एनपी डॉट हॉरिजॉन्टल स्टैक इस्तेमाल करें, एनपी डॉट हॉरिजॉन्टल स्टैक इस्तेमाल करें, और इसको जो है वो आप नाम बता दिए कौन कौन सी एरे को हॉरिजॉन्टली स्टैक होंगी, ठीक है। कौन कौन सी एरे जो है वो हॉरिजॉन्टली स्टैक होंगी। आउटपुट अब एरे 1 और एरे 2 हो गया। अब हॉरिजॉन्टल जब स्टैक कर रहे हैं हम, तो हमने देखा कि हमारे पास ये 55 तक की कॉलम ये अब था हमारे पास। एरे 1 को हमने कहाँ लगा दिए, शुरू में लगा दिया, ठीक है। तो क्या किया हमने, हॉरिजॉन्टल स्टैक में ये वाली एरे जो है, एरे 1 जो है वो यहाँ लगा दी हमने। अगर मैं इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर लूँ, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, ये हमारी एक एरे थी, मैंने इसको कहा हॉरिजॉन्टल स्टैक करना है, ठीक है। इसको हमने यहाँ लगा दी, एरे 1 को के साथ और एरे 2 को हॉरिजॉन्टल स्टैक किया है, इसलिए ये तो यहीं रहेगी, ये वाली आके जो है यहाँ फिट हो जाएगी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल स्टैक, जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा है, इस डायरेक्शन में। अब जो स्टैकिंग होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। जब हम वर्टिकल की बात करेंगे, तो जो स्टैकिंग होगी उसकी डायरेक्शन जो है वो वर्टिकल होगी, ठीक है। तो जब हमने हॉरिजॉन्टल स्टैक किया, अगर मैं यहाँ इसको एरे 2 कर दूं और एरे 2 के अंदर एरे 1 को ले जाके जोड़ूं, अब ये जो ये वाला पोर्शन है 0 1 कॉलम वाला, ऊपर वाली एरे, ये अब इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब एरे 2 के आगे जो है वो स्टैक हो गई है
एरे 1। ठीक, ये सिंपल हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टैक है। अच्छा, जब फिर वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल जो है हमारे पास क्या है, हमने एक, अच्छा, इसके अंदर मैंडेटरी क्या चीज़ है, ज़रूरी क्या चीज़ है स्टैक होने के लिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्टैक करना है तो हमारे पास जो हाइट ऑफ एरे है ना, ये सेम होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ रॉज इसमें कम हो, फिर ये स्टैक जो है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइज जो है वो सेम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग करने के लिए नंबर ऑफ रॉस का बराबर होना जो है वो लाजमी है। इसी तरह जब मैं वर्टिकली स्टैक करूंगा किसी एरे को, ठीक है, तो वर्टिकल एरे के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे, क्योंकि कॉलम अगर बढ़ गए इसके तो ये आगे निकल जाएगी। अब ये जो शेप जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, शेप के अंदर तो ये शेप होना चाहिए था, सीधा आना चाहिए था, या दोनों बड़े होने चाहिए थे। एक छोटी और एक बड़ी जो है वो नहीं हो सकती। तो वर्टिकल स्टैकिंग करते हुए तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर होने चाहिए, और हॉरिजॉन्टल स्टैक करते हुए नंबर ऑफ रॉज जो है वो बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रॉज 8 थी, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ रॉज 8 थी, आराम से हो गया। इसको थोड़ा सा जबानी भी याद कर लीजिएगा, कि वरना अगर सवाल आ जाता है एग्जाम करते वक्त तो फिर उसको जहन में रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल स्टैक करना है, एक के बराबर में एक लगाना है, एक बिल्डिंग छोटी एक बिल्डिंग बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो हाइट है वो बराबर होगी, हाइट बनती है रॉस से, नंबर ऑफ रॉस से। इसी तरह जब हमने, ठीक, सर रीसाइज इन प्लेस ट्रू होता है ना? रिसाइज, रीसाइज इन प्लेस ट्रू होता है ना? जी हाँ, उसका रिसाइज इन प्लेस ट्रू हो जाता है, और वो ओरिजिनल डाटा को चेंज कर देता है। अच्छा, अब वर्टिकल स्टैक करने के लिए मैंने कहा वर्टिकल स्टैक के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। तो ये 10 कॉलम वाली है, और ये आपके पास ये भी 10 कॉलम वाली है। इसके अंदर 4 रॉज है, इसके अंदर 2 रॉज हैं, दोनों मिलकर 6 रॉ बन जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो स्टैटिकली जो है वो इक्वल रहेंगे। अगर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो एरर थ्रू जो है वो हो जाएगा। कि अगर मैं यहाँ कहता हूँ, यहाँ मैं 22 एलिमेंट्स कर देता हूँ, और यहाँ कहता हूँ अभी 11 कॉलम्स है, ठीक है, ये बन गई, और इसके पास 10 कॉलम है, ये आपके पास वर्टिकल स्टैक नहीं करने देगा। ठीक है, वही साइज का आपको इशू दिखा रहा है, मुझे इसको वापस 20 10 वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल स्टैक क्लियर है बात, हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग और वर्टिकल स्टैकिंग। कॉलम स्टैकिंग जो है ना वो क्या चीज़ होती है, कॉलम स्टैकिंग ये होती है कि एक मैट्रिक्स से हम क्या करें, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है ना, तो फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स हमारे पास ये, और एक मैट्रिक्स जो है वो, ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे पास जो है एक मैट्रिक्स ये,
अच्छा, वो क्या रहा है कि ये हमारे पास, मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ ताकि बात समझ आए। ये हमारे पास ये कॉलम है, ये कॉलम है, और ये कॉलम, ये मैट्रिक्स हमारी। ये मुझे कॉलम स्टैक करना है अगर, ठीक है। कॉलम स्टैक में होता क्या है कि मैं किसी मैट्रिक्स का एक कॉलम स्लाइस करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसका कॉलम जो है वो क्या कर दिया, यहाँ से स्लाइस किया एक कॉलम, ठीक है। इस कॉलम को लाके मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्टैक कर दिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसमें भी क्या है कि कॉलम स्टैक कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ रॉज बराबर होनी चाहिए, वरना ये कॉलम की हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, छोटी या बड़ी हो जाएगी। तो ये हो सकता है कि हम किसी डाटा के अंदर से कोई कॉलम हमें चाहिए हो अपने डाटा के अंदर, तो हम उस कॉलम को स्लाइस करें। अगर कॉलम स्टैक करना है, कॉलम उठाना है तो स्लाइस करना पड़ेगा, हमें इंडेक्स नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कॉलम की तरह जवाब में नहीं आएगा, ठीक है। जो बात मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि अगर मुझे वर्टिकल ही डाटा चाहिए और ज़ाहिर स्टैक करना है तो वर्टिकल फॉर्म ही चाहिए, तो मुझे इंडेक्स के थ्रू नहीं करना पड़ेगा, मुझे स्लाइस के थ्रू ही उसको करना पड़ेगा। चारों पैरामीटर्स जो है वो देना पड़ेंगे, ये कॉलम स्टैक होता है, ठीक है। और अगर मुझे रॉ स्टैक करनी है तो ज़ाहिर फिर रॉ के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स जो है उनका सेम होना जो है वो कोई एक रॉ या दो रॉ, इस तरह पूरी मैट्रिक्स स्टैक होती है, उस तरह किसी जगह से हम कॉलम जो है वो उठा के स्टैक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे किया नहीं है, बुक के अंदर इसकी एग्जाम्पल मौजूद है, ये छोड़ दिया था मैंने कि आप लोग इसको खुद ही जो है वो कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, लेकिन बस वहां पर क्या होगा, एक कॉलम या एक रॉ जो है वो आप स्टैक कर रहे हैं। डेप्थ स्टैकिंग जो है वो हम देखते हैं, 3x3 हमारे पास ये, 3x3 हमारे पास ये, ठीक है। डेप्थ के लिए ज़रूरी है कि पूरा रॉ और कॉलम जो है वो क्या हो, बराबर हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास जो है ना यही वो सीन क्रिएट हो जाए कि एक मैट्रिक्स जो है वो छोटी साइज की हो और एक मैट्रिक्स जो है वो बड़े साइज की, ठीक है। चेक करते वक्त दोनों मैट्रिक्स जो है वो सिमिलर शेप और साइज की जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। दोनों की जो रॉ एंड कॉलम्स की तादाद जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमने किया। अब इसको डेप्थ स्टैक करता हूँ, इसका जवाब बड़ा अजीब सा आपको जो है वो नजर आएगा कि ये किस तरह डेप्थ स्टैक हुआ है। तो हमें ऐसा फील होता है कि ये बस उसके पीछे पीछे यूं लग जाएगा, लेकिन ये इस तरह नहीं हो रहा होता। ये इसने डेप्थ स्टैक करने के बाद थोड़ा सा जो है उसको वर्टिकली रोटेट कर दिया, ठीक है। यानी ये अगर मैं नंबर्स ले लूं कि इसने इसको इसके पीछे जो है डेप्थ स्टैक किया, इसके आगे या इसके मैं कहता हूँ पीछे डेप्थ स्टैक किया, और इस पूरे को थोड़ा सा जो है वो रोटेट भी कर दिया। जो रॉ थे वो आपके पास कॉलम की शक्ल में, और कॉलम जो है वो रॉस यूं करके हो गए, ठीक है। फिर ये आउटपुट जो है आपको समझ में आएगा। इस स्टैक करने के बाद, पीछे स्टैक करने के बाद उसने इसको सीधा मोड़ दिया, यानी फेस जो वर्टिकल फेस है वो आपके सामने आ गया। अब आपके पास पीछे जो है तीन आपको नजर आएंगी, दो नजर नहीं आएंगी इस तरह से। तो डेप्थ स्टैक होकर ये 3D हो गया। ठीक है, इसमें अगर कोई नहीं समझ में आई तो पूछ ले, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर लूँ वैसे। कुछ नमपाई के जो है बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको आप यहाँ इम्प्लीमेंट हुए हैं। एक एम नामी एरे बनाई है 3x3 की, उसको प्रिंट कराया है, और फिर
उसमें से हमने min ऑफ इंटायर मैट्रिक्स उठाया और उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट कर दिया और हमने एरे का min का फंक्शन इस्तेमाल, फिर एरे का मैक्स का फंक्शन इस्तेमाल किया, फिर यहाँ पर आर्ग min फंक्शन इस्तेमाल किया। ये min और मैक्स जो है ये वैल्यूज बताते हैं कि min वैल्यू क्या है, मैक्स वैल्यू क्या है। आर्ग min और आर्ग के साथ जो min लगा हुआ है ये उस min वैल्यू की पोजीशन बताते हैं कि वो किस पोजीशन पे है। तो min वैल्यू की पोजीशन और मैक्स वैल्यू की पोजीशन। फिर हमने कहा मीन्स डाउन ईच कॉलम min एक्सिस 0, एक्सिस 0 पे यानी हर कॉलम का min बता दो। ठीक है, तो आपके पास एक रो आ जाएगी जिसमें हर कॉलम का min जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। एक्सिस 1 कर दिया तो वो हर रो का min जो है वो आपको बताएगा। एक्सिस 0 और 1 को समझा देता हूँ कि हमारे पास ये है, जब हम कह रहे हैं एक्सिस 0 का जो है वो min बता दो तो वो किस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा यूं करके, और हर वैल्यू का आपके पास जो है यहाँ पर min आ जाएगा। एक min, 2 और आपके पास 3 वैल्यूज जो है वो min वैल्यू। एक्सिस 0 जब हमने कहा है, ठीक है, और जब एक्सिस 1 हम कहेंगे, ठीक है, तो वो हर कॉलम को, सारे कॉलम्स को यूज करेगा और उनका min बताएगा। तो इसके जवाब जो है वो आपके पास यहाँ पर एक एरे आ जाएगी जिसके अंदर min या मैक्स जो है वो हर कॉलम के आ जाएंगे। कॉलम का कहेंगे तो वो रो के अगेंस्ट min दिखाएगा, रो का कहेंगे तो वो कॉलम के अगेंस्ट min दिखाएगा। ये डिफरेंस जो है वो याद रखना, ठीक है। तो मीन्स डाउन ईच कॉलम और मीन्स अक्रॉस ईच कॉलम और मीन्स मैक्स डाउन ईच कॉलम आपके पास इसके जवाब हम देखें, ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज जो है मौजूद। इसको थोड़ा सा तवज्जो से देख लें ताकि आउटपुट जो है वो समझ में आया और समझ में आया क्या क्या काम हुआ। एक्सेस वाला बस ध्यान में रखिएगा। सर जब हम स्टैकिंग की बात कर रहे थे तो उसमें आपने कहा है रोज और कॉलम्स का ध्यान रखना है कि वो सिमिलर होने चाहिए। इसके अंदर डायमेंशंस का भी ख्याल रखना पड़ता है? नहीं, डायमेंशन का ख्याल नहीं रखना पड़ता। एक 3D एरे है, उसके अंदर में उसका जो शेप आ रहा है रो और कॉलम का, उसी शेप की एक और एरे उसके पीछे लगा सकता हूँ मैं। 3D के पहले पीछे 2D लगा सकता हूँ, तो डायमेंशन का तो मसला नहीं। मीन मालूम किए और वेरिएंस, ये आपने पढ़ लिया होगा मैथ्स की क्लास में कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज़ है, मीन क्या है और वेरिएंस क्या है। तो सिंपल फार्मूले यहाँ पर गिवन है, इनको यूज किया। आप अलग अलग भी कर सकते थे, बस एक स्ट्रिंग फॉर्मेट कर लिया। तो यहाँ पर सम मालूम किया, प्रोडक्ट्स मालूम किया है, कम्युलेटिव सम और कम्युलेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ एरे जो है वो 630 आ रहा है और हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है प्रोडक्ट को बताएं। क्योंकि एरे के अंदर पहली वैल्यू 0 है। एग्जैक्टली, पहली एरे के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू जो 0 है, जब मल्टीप्लाई होगा तो वो सारा 0 हो जाएगा। इसी तरह कम्युलेटिव प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, लेकिन कम्युलेटिव सम जो है वो आएगी वैल्यू। कम्युलेटिव सम क्या होता है, हर प्रीवियस वैल्यू अगली वैल्यू में ऐड हो जाती है, फिर उसके बाद आने वाली वैल्यू का सम जो है अगली वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर पहली वैल्यू 0 हो गई तो वो सबको 0 करती चली आ रही है। अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूं यहाँ से 1,37 कर दूं, अब हमारे पास हमारी एरे में 0 नहीं आएगा और हमारे पास ये वैल्यूज जो है वो चेंज हो गई। सम और प्रोडक्ट मालूम किया,
प्रोडक्ट अभी भी 0 आ रहा है, क्यों? की वजह क्या है कि वो वैल्यू इतनी बड़ी हो जा रही है कि वो हमारा मेमोरी में जो है ना आ नहीं पा रही। देखो यहाँ कम्युलेटिव में भी किसी हद तक जो है ना वो वैल्यू गई थी, लेकिन उसके बाद उसने उसको भी क्या कर दिया, 0 करना शुरू कर दिया। ये अलग मसला है मेमोरी का। अच्छा जी, अप्लाइंग लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑन एरेस। लॉजिकल ऑपरेटर्स वही हमारे पास जो ग्रेटर देन, लेस देन और सारी जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और हमने यहाँ एक एरे दे दिया है और मैंने एरे ग्रेटर देन 5, अगर मैं इसको अकेला एरे ग्रेटर देन 5 करूँ तो ये मुझे क्या जवाब दे रहा है, मुझे ये बूलियन आंसर दे रहा है पूरी एरे के ऊपर। जहाँ जहाँ ये कंडीशन ट्रू हो रही है वहाँ वहाँ ट्रू दिखा रहा है, और जहाँ जहाँ ये कंडीशन फॉल्स हो रही है वहाँ फॉल्स दिखा रहा है। मैंने आगे एक और इजाफा कर दिया, इसने कहा भी एनी कर दो। तो एनी का मतलब है क्या, कोई वैल्यू भी इस कंडीशन को पे ट्रू हो रही, कोई भी एक वैल्यू। फिर उसने अगर कोई भी एक वैल्यू ऐसी ढूंढ ली, कह रहा हाँ यस, तो यहाँ पर यही बात करी हमने, क्या सारी वैल्यूज कंडीशन पे पूरी उतर रही, कहा जी फॉल्स, सारी नहीं उतर। ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, अच्छा यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से आपको टेक्निकली जो है ना वो चीज़ शुरू हो जाएगी, उस पर ज़रा साथ रहना है, क्योंकि अभी तक हमने जो चीज़ देखी वो बड़ी सीधी सीधी चल रही थी कि ये हमारे पास जब मैं ए लेस देन 5 या ग्रेटर देन 5 कर रहा हूँ, ये हमारे पास रिजल्ट दे रहा है बूलियन। ठीक है। इस बूलियन की बेसिस पे, इसको हम टॉपिक का नाम ही बूलियन सिलेक्शन है, जो हमने शुरू में भी मैंने आपको बताया था जब हम एरे की नमपाई की प्रॉपर्टीज में आ रहे थे कि देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी दैट इज बूलियन सिलेक्शन। वेक्टराइज ऑपरेशन, स्लाइसिलिटी भी कर ली हमने, वेक्टराइजेशन भी देखा। अब ये हमारे पास क्या है, बूलियन सिलेक्शन, कि हम बूलियन बेसिस पे डाटा कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो बूलियन में सिर्फ वही डाटा सिलेक्ट होगा जो ट्रू होगा, ये रूल है। ठीक है। अब मैंने एरे में तो देख लिया कि मेरा रूल कहाँ कहाँ ट्रू हो रहा है, मुझे उन वैल्यूज को अगर सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ये आप पांडा में बहुत ज़्यादा काम करेंगे जब ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा। मैंने ब्रैकेट बंद किया और मैंने कह दिया, इसका मतलब क्या है कि इसके अगेंस्ट क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये फॉल्स 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 ट्रू ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। और जब मैंने बोला कि एरे के अंदर से इस कंडीशन को उठाओ, तो ये कंडीशन में जहां जहां ट्रू होगा वो वैल्यूज उठा लेगा, ट्रू ट्रू ट्रू, और आखिर की 4 वैल्यूज जो है वो आपको ये शो करा देगा जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है। इस ये इसने वैल्यू किस बेस पे सिलेक्ट की है, इसने वैल्यू सिलेक्ट की है बूलियन बेसिस के ऊपर। अब इंडेक्स की बेस पे सिलेक्ट करके नहीं लाया, स्लाइस की बेस पे सिलेक्ट करके नहीं लाया, बल्कि कंडीशनल बेस पे, कंडीशंस की बेस पे वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करके लाया जहाँ कंडीशन ट्रू हो रही थी। ठीक है। होपफुली ये बात समझ में आ रही कि बूलियन सिलेक्शन जो है वो कैसे काम करता है। अभी हम इस पे और भी काम करेंगे, अभी एक आगे बड़ी जबरदस्त एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, हम इस पे काम करेंगे बूलियन सिलेक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पर हमने एक नंपाई, सर जी जी सर ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया सब सेटिंग वाला, ये यूज़ तो करते आ रहा हूँ, लेकिन इसके बैकएंड नहीं कभी समझ आया कि क्यों सबसेट करना पड़ता है। तो उस पर अगर आप करते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स तो सॉल्व हो जाएंगी लेकिन लॉजिक समझ नहीं है। मुझे सवाल दोबारा रिपीट करें, थोड़ा सा शोर आपकी तरफ बहुत ज्यादा है ना, तो आपकी आवाज ही नहीं समझ में आ रही मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी लॉजिक थोड़ी सी आप एक्सप्लेन करें सब सेटिंग की, क्योंकि पांडास में और नमपाई में हम करते तो रहे हैं कि वो वैल्यूज़ जो उठा के लाता है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, क्यों हमें फिर से ब्रैकेट लगा के वो करना पड़ता है बैक एंड, मतलब ड्राई रन करके अगर आप इसको बता दें। ठीक है,
ठीक है समझ गया। अच्छा देखो मैंने आपसे बात करी कि जब हम सिर्फ कंडीशन लगा रहे हैं ना, तो वो हमारे पास क्या चीज रिटर्न हो रही है, हमारे पास वो हर एलिमेंट के ऊपर जा रहा है और इस कंडीशन को टेस्ट कर रहा है। हर एलिमेंट पे गया, 0 पे गया, कंडीशन को टेस्ट किया, उसने कहा फॉल्स, 1 पे गया फॉल्स, तो ये जाके ट्रू हुई 6 के ऊपर। अब ये क्या हो गया, 6 के ऊपर ये ट्रू हो गई। अब ये बुलियन रिजल्ट आया, ठीक है, ये बुलियन रिजल्ट आया। अच्छा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं एक सेल ऐड करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि डेटा ए के अंदर जाओ और उतनी ही बड़ी मैंने एरे दे दी, समझिएगा इसको, जितने मेरे मेंबर डेटा में मौजूद है, जितने मेरे मेंबर डेटा में मौजूद है उतनी बड़ी मैंने एरे जो है उसको दे दी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये उसमें से क्या सिलेक्ट करेगा, ये इसके जीरो इंडेक्स को हमने क्या बोल दिया, फॉल्स है। अब ये कह रहा है जीरो इंडेक्स पे क्योंकि फॉल्स है इसलिए जीरो इंडेक्स की वैल्यू कुछ उठाना नहीं, मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, लेकिन मुझे देनी उतनी पड़ेगी जितनी मेरी वैल्यूज वहां पर मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ कितनी वैल्यू मौजूद है, 10 वैल्यू मौजूद है, मुझे 10 फिलअप करनी पड़ेंगी। मैंने कहा पहली वैल्यू ट्रू, दूसरी वैल्यू ट्रू, तीसरी वैल्यू फॉल्स, फॉल्स, फिर मैंने कहा ट्रू, फिर मैंने कहा जी ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ये हो गई 2 4 6 8 9, एक वैल्यू और डाल देता हूँ। अभी मैंने अपने ये वाली कंडीशन नहीं दी, ऐसे ही बूलियन सिलेक्शन दे दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू लेकर आया वो, डेटा मेरा कौन सा है, डेटा मेरा ये वाला है। ठीक है, डेटा मेरा ये वाला है। मैंने क्या किया, मैंने इसको बताया कि भाई मेरे डेटा में से ये मैंने ट्रू किया, ये वाली वैल्यू उठा लो। इस इंडेक्स ट्रू फॉल्स हो रहा है, समझ लिया, इंडेक्स ट्रू फॉल्स हो रहा है। इस इंडेक्स को ट्रू फॉल्स, किस इंडेक्स को, जो जो ट्रू इंडेक्स हैं वो वैल्यूज ले आओ, ले आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी यही काम हुआ। अब मैंने क्या बोला, ए ब्रैकेट में बंद किया, तो जिस जिस जगह पे ये कंडीशन ट्रू होगी उस जिस जगह पे ये एरे आ गई, और अब ए को खुद ब खुद उतनी ही लेंथ के अंदर कंडीशंस पे खुद ब खुद ट्रू 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 मिल गया। तो ऑटोमेटिकली अब वो कौन सा डेटा उठाएगा जहां ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। बताएं मुझे, क्लियर हुआ ये? जी सर, मच मच क्लियर है, थैंक यू सो मच। तो अच्छा, यहाँ पर यही काम हमने किया बूलियन इंडेक्सिंग पे कि हमने numpy में एक स्ट्रिंग का एरे बनाया। बेसिकली ये स्ट्रिंग नहीं बनता, ये इसकी डेटा टाइप कुछ u4 करके आ रही, लेकिन एरे जो है वो क्या होती है, नंबर्स की होती है, numpy एरे। यहाँ हमने एक रैंडम डेटा जनरेट करा। ठीक है, ये जो चीज कहलाती है ना, इसको हम मास्किंग कहते हैं, मास्किंग, ये मास्क बन गया था। अच्छा, अब हम इस बूलियन जो हमने नेम्स की एरे है इसका मास्क बनाना है। हम फॉर एग्जांपल यहाँ में ये मैंने इमेज लगाई भी यहाँ पर, सपोजिटली कि हमारी जो ये नाम है ये हर एरे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, बॉब जो विल, इस तरह से। ये है नहीं ऐसा, दोनों अलग हैं, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी बूलियन सिलेक्शन ऐसी हो जाएगी। जब मैं कहूँगा बॉब ले आओ तो वो कौन कौन सी एरे लाएगा, 9 2 वाली लाएगा, 1 3 वाली लाएगा। जब मैं कहूँगा विल ले आओ तो 0 2 लाएगा और 13 2 लाएगा। जब मैं कहूँगा जॉ ले आओ 12 14 5 7 वाली एरे ले आएगा और 2 वाली। इसे समझाने के लिए मैंने बनाया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉब का एक मास्क बनाया,
कि नेम की एरे में जाओ, कहाँ कहाँ बॉब है, वही काम किया उसने। जहां जहां हर जगह पे गया, चेक किया, ट्रू ट्रू, और 2 जगह बॉब है। ठीक है, अब मैंने डेटा के ऊपर क्या कर दिया, यही वाला मास्क जो इसने जनरेट किया है ये मैंने भेज दिया डाटा के ऊपर। ठीक है, जब डाटा के ऊपर भेज दिया तो वो ट्रू में 2 रॉ ले आया, जहां ट्रू था, पहली रॉ और चौथी रॉ, 10 7 वाली और 0। तो ऑटोमेटिकली मेरे काम कैसे होने लगा, मेरा काम बिल्कुल ऐसा होने लगा कि भाई ये बॉब वाली रॉ सिलेक्ट हो गई, जहां बॉब ट्रू है, खुद ब खुद मेरी बूलियन इंडेक्सिंग बन गई। तो मैं जहां मैंने ये पास किया है डाटा के अंदर, भी ये पूरा मास्क भी तो उठा के रख सकता हूँ डाटा के अंदर, तो यही जनरेट करेगा, वो भी सिमिलर चीज जनरेट करेगा। तो मैंने कहा डाटा में मैंने खुद ही कह दिया, डाटा के अंदर जाओ, नेम इज इक्वल टू बॉब, जहाँ ट्रू वो ले आओ, जबकि दोनों का कोई ताल्लुक भी नहीं है। लेकिन हमने क्या कर लिया, उसी की मदद से एक मास्क जो है वो बना लिया। मैंने कहा बॉब वाला ले आओ या बॉब वाली नहीं लाओ। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वहां पर अरे के साइज के बराबर होने चाहिए, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ रॉ जो है वो 7 है, या मेरे मेंबर भी 7 है, तो ये ताकि मैपिंग जो है वो सही हो। तो इस तरह हमने बूलियन बेसिस के ऊपर, कंडीशनल बेसिस के ऊपर डाटा जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ग्रेटर देन लेस देन से करते हैं हम, इस तरह करते हैं, हमने कहीं और से भी स्ट्रिंग बेसिस पे अपना मास्क बना लिया। और हम फर्दर क्या कर सकते हैं, और मजीद मास्क बना सकते हैं, नेम बॉब हो और नेम विल हो। ये मास्क बनाया, इस मास्क को उठा के डाटा के ऊपर रख दिया, तो वो लोग आ गए जिनके नाम, वो रॉज आ गई जो बॉब और विल पे ऑन हो रही है। अब इसी से हम वैल्यूज भी अपडेट करते हैं। हमने कहा भाई डाटा में वो वैल्यूज जो नेगेटिव हैं, ठीक है, वो वैल्यूज उठा लो और उनकी जगह क्या रिप्लेस कर दो, 0 रिप्लेस कर दो। तो हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वहां पर 0 रिप्लेस हो गए। तो मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ी सी आप लोग जो है ना प्लीज खुद इसको परफॉर्म करें, यहाँ से लॉजिकल ऑपरेटर से थोड़ा हैंड्स ऑन कर लें, इसी पे हैंड्स ऑन कर लें, दोबारा से इसको परफॉर्म करें, आउटपुट को समझे। ठीक है, 8:10 मेरे सिस्टम पे हो रहा है, मैं 5 मिनट बाद आपसे दोबारा कनेक्ट होता हूँ आगे से। हैंड्स ऑन करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, वैसे मैं बैठा हूँ देख ही रहा हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप कर लें इसको हाथ से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोई क्वेश्चन है तो करें, अदरवाइज फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलें जी। तो मास्किंग समझ में आ गई। फैंसी इंडेक्सिंग क्या चीज़ होती है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, लिस्ट ऑफ रॉज हम बता देते हैं, ये रॉ चाहिए डाटा में से, मैंने कहा 2 चाहिए, 1 चाहिए, 0 चाहिए, 4 चाहिए, तो वो रेंडमली रॉस को उठा के आपको दिखा देता है। आमतौर पे हम इंडेक्स जब स्लाइस कर रहे होते हैं तो कंटिन्यूस या कंटीजियस होती हैं, ये रैंडम जगह से उठा लेता है। ये अगर नेगेटिव में भी इंडेक्स उठा लेगा। ठीक है, एरे को ट्रांसपोज करना। सर ये फैंसी फिर से बताएं सर। फैंसी में देखिए, मैंने कहा है कि हमारा डाटा ये था, मैं आमतौर पे जब स्लाइस करता हूँ तो मुझे एक साथ ये 2 रो उठा सकता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं यहाँ से उठाऊँ, इंडेक्स करूँ और फिर ये उठा लूँ, अलग अलग नहीं उठा सकता। लेकिन फैंसी इंडेक्सिंग मुझे ये अलाउ करती है कि मैं यहाँ पर, मैंने कहा अभी रॉ नंबर 3 चाहिए, वो रॉ नंबर 3 ले आया। अगर मुझे एक से ज़्यादा रॉ चाहिए और मुख्तलिफ तरतीब से चाहिए, तो पहले 3 चाहिए, फिर 0 चाहिए, फिर 1 चाहिए, ठीक है, फिर 5 चाहिए, तो मैं एक लिस्ट बना दूंगा उस तरतीब की फैंसी तौर पे। ठीक है, तो अब वो पहले जाएगा रॉ 3 को उठा के लाएगा, फिर रॉ 0 को उसके नीचे, फिर 1 के, फिर 5 के नीचे। तो इसी तरतीब से, जिस तरतीब से मैंने उससे पूछा है, वो मुझे डाटा जो है वो शो करेगा। ठीक है, लेकिन पूरी रो उठा के लाएगा हम। हाँ हाँ इसको हाँ, क्योंकि इंडेक्स ही रॉ का है ना।
मतलब हम ऐसे नहीं इंडेक्स कर सकते कि पहली रो में से पहले 2 एलिमेंट्स ले आए, दूसरी रो में से दूसरे 2 ले आए, तीसरी में से तीसरे 2 ले आए। अच्छा नहीं, हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ तक के सारे रॉ तो हमने सारी उठा ली, लेकिन कॉलम जो है ना वो कम ज्यादा कर सकते हैं। कॉमा लगा के मैं इसको कह सकता हूँ यहाँ पर कॉलम की भी इंडेक्सिंग जो है वो मैं लगा सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कह दूँ कि कॉलम नंबर जो है ना वो 2। अब ये क्या किया, उस रॉ में गया और सिर्फ कॉलम 2 की वैल्यू उठाई, रॉ 3 में गया, रॉ 3 ये थी, कॉलम नंबर 2 में इसकी वैल्यू 3 है, तो वो पार्ट बन गई। रॉ सर 0 में मेरा गया, क्वेश्चन ये था मैं समझ कि गया आपका हर रो क्वेश्चन। के लिए, अच्छा ठीक है। हर रो के अंदर आप चाह रहे हैं कि वो अलग अलग सी जगहों से आ जाए। असल में उसके बाद फिर हमारे पास जो एरे का शेप जो है ना वो कॉमन नहीं बचेगा, समझ रहे कि वो शायद नहीं हो सकेगा, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक आप है, समझ आ गई। देखिएगा, हाँ। लेकिन क्योंकि डिफरेंट साइज की रो आ जाएंगी ना, एक छोटी एक बड़ी रो, एक छोटी रो एक बड़ी रो, शायद वो नहीं हो पाए। अच्छा, जो ट्रांसपोज करते हैं डाटा को, रॉ को मैट्रिक्स में, रॉ के कॉलम्स को रॉ में, रॉ कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, यानी कि शेप चेंज होती है। अभी वर्टिकल खड़ा था, अब हॉरिजॉन्टल हो गया। ये हम बहुत जगह, बहुत सारी जगहों पे लीनियर अलजेब्रा में इस्तेमाल भी करते हैं। और जब हम इमेज प्रोसेसिंग पे काम करेंगे तो वी विल सी कि हम इमेज जो हमारे पास फ्लिप या रोटेट हो रही होती हैं वो ट्रांसपोज की बेस पे हो रही होती है। जिस तरह हमने यहाँ पर ये रोटेट का फंक्शन फॉर एग्जांपल ऐसी मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, ये रोटेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये रॉ कॉलम में हो गई, कॉलम रॉ में हो गई, फिर रोटेट कर दिया आपने, तो ये इस तरह से जो है वो हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। हमारे पास इमेजेस जो होंगी वो numpy एरे की शक्ल में होंगी। ठीक है, दो तरह से हो सकता है कि हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी है, और numpy का ट्रांसपोज का फंक्शन भी जो है वो ये सेम काम जो है वो करता है। अच्छा, कुछ एलिमेंट वाइज एरे वाइज फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, सिर्फ इनको देख लें। आप एरे बना ली, स्क्वायर रूट ले लें एरे का, एक्सपोनेंशियल ले लें पूरी एरे का, या हमने दो एरे बनाई हुई है एक्स और वाई की, हमने कहा अभी मैक्सिमम वाला उठा लो, दोनों की पोजीशन पे से कंपेयर करेगा कि इसकी जीरो इंडेक्स पे क्या है, इसके जीरो इंडेक्स पे क्या है। जिसकी इंडेक्स की वैल्यू बड़ी होगी वो नई एरे का पार्ट जो है, और मैं कहता हूँ वो ए एरे का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह मिनिमम भी लगा सकते हैं, तो जो वैल्यू होगी वो बन जाएगी। एक और ये मॉड एफ का फंक्शन है, ये इंटीजर पार्ट और होल पार्ट जो है वो उसको सेपरेट रिटर्न कर देता है एरे के अंदर से। ये हमने देखा, रिमाइंडर चेक करूं तो ये आ रहे हैं 0 0, होल पार्ट चेक करूं हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 8 9 आ रहे हैं, क्योंकि हमारी एरे जो है वो कौन सी है, हमने इस पर ए डबल आर इस्तेमाल करें। ये ए डबल आर एरे बनाई, ये निकाला, ये रिमाइंडर और होल पार्ट, ये एरे थी हमारी। होल पार्ट जो है वो 3 हो गया, क्या रिमाइंडर जो है वो यानी डेसिमल पार्ट जो है वो यहाँ चला गया। यूनरी फंक्शंस जो है वो फंक्शंस हैं जिन जो कि एक ही, मतलब उनको एक ही इनपुट देना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर मॉड एफ निकाला है तो मैंने एक ही एरे देनी पड़ रही है। लेकिन बास फंक्शन ऐसे होते हैं दो इनपुट चाहिए, जैसे स्टैकिंग का फंक्शन था उसको दो इनपुट चाहिए। तो बाइनरी फंक्शन भी होते हैं और यूनिटी फंक्शन भी होते हैं, यू फंक्स और बी फंक्स कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे हैं, एब्सलूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर निकालना है, साइन है, सील वैल्यू निकालनी, मॉड एफ भी अभी हमने देखा, साइन कॉस निकालने, सब में आप एरे पास करेंगे, हर एलिमेंट के ऊपर जो है वो ये मामला अप्लाई जो है वो हो जाएगा। बाइनरी फंक्शन में ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं तो दो चीज़ों को ऐड करेंगे, इसलिए दो इनपुट जो है वो हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं। ठीक है, समझ में आती है बातें। आगे हमारे पास लीनियर अलजेब्रा जो है वो शुरू हो जाती है।
खत्म कर लें क्या? थोड़ा सा रह गया उस 1.2 में, थोड़ा काम और है करने का। देखता हूँ क्या क्या है, फिर अगर आज ही खत्म हो रहा है तो उसको कर लेते हैं। लीनियर अलजेब्रा है, इसके ऊपर काम है। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट तो अभी शुरू करते हैं। कोई सवाल है अब तक तो पहले कर लें, ताकि फिर हम देखें आगे क्या सीन। जी, एनी क्वेश्चन? नहीं है? सर ये नोटबुक आपने खुद बनाई है कहीं से कॉपी पेस्ट की हुई है? जो मैंने आपसे बुक शेयर की है ना, कुछ 2-3 किताबें जो शेयर की हैं, वहां से मैंने कुछ थोड़ा वहां से उठाया, थोड़ा वहां से उठाया है। डाटा अपना डाल लिया, लेकिन टॉपिक्स सारे वही है। मैं दिखा भी देता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरे पास जो ये है पाइथन फॉर डाटा एनालिसिस की बुक है, इसमें से भी काफी नहीं, चीजें। पूछने का मकसद ये था कि अगर मैं उसको अपने गिट पे डालना चाहूँ तो आपको कोई इतराज है? नहीं नहीं भाई, ये सब आप पे ही है भाई। ठीक है, थैंक यू। तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये अभी हम पढ़ रहे थे फास्ट फंक्शन, एरे वाइज फंक्शन, जो मैंने आपको दिखाया। यहाँ से ये इमेज भी यहाँ से लिए, फिर उसके बाद ये लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन आ गया, ये भी यहाँ से लिया हुआ। तो कोई कोई मसला नहीं है, अगर मैंने खुद भी किया होता तो कोई मसला नहीं था। लेकिन अब नोटबुक से ये होता है, थोड़ा टाइपिंग का टाइम बच जाता है, ज़्यादा फोकस जो है वो समझाने पे हो जाता है। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा जो है हमने क्लासेस में अपनी पढ़ी है, मैट्रिक में भी, इंटर में भी, और ग्रेजुएशन लेवल पे भी जो है ना पढ़ाई जाती है, जिसमें ज़्यादातर काम मैट्रिक्स का ही होता है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डिकम्पोजिशन, डिटर्मिनेंट्स निकालना, और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो मल्टीप्लिकेशन का। एक एरे हमने बनाई एक्स, एक एरे बनाई हमने वाई। अच्छा, जो हम अभी तक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे, वो मल्टीप्लिकेशन जो है ना, वो एलिमेंट वाइज होती है, मिरर मल्टीप्लिकेशन होती है। यानी दो मैट्रिक्स आपस में अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो हर एलिमेंट अपने अपने इंडेक्स, रिस्पेक्टिव इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। ये जो था ये एलिमेंट वाइज होता है ना, ये हम एलिमेंट वाइज कहते हैं, या मिरर मल्टीप्लिकेशन या मिरर एडिशन कहते हैं। लेकिन जो लीनियर अलजेब्रा है, उसके अंदर जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, किसी को याद है क्या करते थे हम? हाँ भाई, किसी के जहन में कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते थे? अच्छा, चले अभी पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं सीधा सीधा। हमने कहा अभी एक्स मल्टीप्लाई वाई, ये क्या आ गया हमारे पास? एरर आ गया। क्यों? क्योंकि इनकी शेप जो है वो सेम नहीं है, मिरर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता आमने सामने, क्योंकि शेप सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें इन लीनियर अलजेब्रा रॉस, लीनियर अलजेब्रा में क्या होता है, पहली मैट्रिक्स की जो रॉस होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम कॉलम। से। ठीक है, जैसे ये 4 5 3 1 है, ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 1 1 4 से। फिर 4 5 3 1 ही पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी।
फिर पहली रॉ जो है वो तीसरे से हो जाएगी, चौथे से हो जाएगी, फिर दूसरे की बारी आएगी, फिर दूसरी फर्स्ट से होगी, सेकंड से, थर्ड से, एंड सो ऑन, इस तरह चलता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है, शेप सेम होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये होता है कि पहली मैट्रिक्स की के जो numbers of कॉलम, rows multipliable पहली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनकी तादाद का दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस के बराबर होना लाजमी है। ये कॉलम है ना, ये कॉलम है, ये कॉलम्स कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ रॉ कितनी होनी चाहिए? 1 2 3 4 होने चाहिए। अगर रॉ 5 हो गई तो फिर एक रॉ मिस हो जाएगी, मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी। इस तरह कॉलम अगर एक ज़्यादा हो गया तो फिर वो यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हुए हम क्या चेक करते हैं कि जो मैट्रिक्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू द रॉस ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये 3 4 है और यहाँ पर एक 4 4 है, तो पहली मैट्रिक्स की कॉलम 4 है, दूसरी मैट्रिक्स की रॉस 4 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और ये मैंने गलत लिख दिया है, रॉस ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर शेप चेक किया, एक्स का शेप 2 3 आ रहा है, यानी इसमें रॉ 2 है, कॉलम 3 है। और यहाँ वाई का शेप चेक किया, इसमें रॉ 3 है, कॉलम 2 है। हमने क्या बोला? पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स की रॉस के बराबर होने चाहिए। ठीक है, कॉलम ऑफ एक्स रॉज ऑफ वाई के बराबर होना चाहिए। इसलिए अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। इसको करने का क्या तरीका? हमने कहा एन पी डॉट एक्स वाई, डॉट से जो है वो क्या होगी? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अच्छा, एक्स वाई हो गया अगर मल्टीप्लाई, तो नॉट नेसेसरी कि वाई एक्स भी हो जाए। इन दिस केस हो जाएगा। पहली वाई के केस में पहली मैट्रिक्स ये हो जाएगी, तो पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स ये हो जाएगी, इसकी रॉस बराबर। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें एक्स और वाई, यानी एक्स को वाई से करो या वाई को एक्स से करो, दोनों हो रहे हैं, लेकिन देखिए आंसर कितने डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सिंपली जो है वो क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो डॉट से हो रही, ये करने का और भी तरीके हैं कि हमने ये फंक्शन इस्तेमाल कर लिया, ए डॉट बी, ये इस्तेमाल कर लें, डॉट का फंक्शन इस्तेमाल कर लें, या ए एट द रेट बी, ये इस्तेमाल कर लें। इससे भी जो है वो डॉट मल्टीप्लिकेशन ही होती है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही होगी। नमपाई की एक लाइब्रेरी है लीनियर अलजेब्रा, आप उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इनवर्स वगैरह निकालने के लिए। क्यू आर डिकम्पोजिशन को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, एक हमने ये एक्स बनाया और मुझे इतनी बड़ी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। अगर मैनुअल करने बैठेंगे तो बहुत ही लंबा पड़ जाएगा, याद है ना पहले कितनी मुसीबत होती। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन बना हुआ है, जो हमने इंपोर्ट कर लिया है। हमने उसके अंदर सिर्फ वो पास कर दिया और बोला इसका इनवर्स निकाल के दे दो, उसने हमें ये कॉम्प्लेक्स सा इनवर्स जो है वो निकाल के बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो एक्स मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लो और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो एक्स के ही साथ। ऐसी सिंपल ऑपरेशन है, कोई इसका वो सर पैर नहीं है, लेकिन ये है कि बस दिखा दी। ये कुछ फंक्शंस हैं जो इस्तेमाल होते हैं डायगोनल निकालने के लिए, डॉट निकालने के लिए। ट्रेस क्या करता है, इसको आप बाई वर्ड्स याद रखिएगा कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। पूरी पूरी इक्वेशंस जो है वो सॉल्व हो सकती हैं और सारे काम जो है वो हो सकते हैं। कोई सवाल है अभी तक तो पूछे। सबने पढ़ा तो हुआ होगा ना मैट्रिक्स वगैरह।
सर यस क्वेश्चन बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, मतलब मेरा इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैंने आज तक इतने कॉम्प्लेक्स यूज़ नहीं किए। अगर आप यूज़ करते रहे तो एक आधी सिचुएशन में बता दें कि वेयर विल दिस माइट बी यूजफुल यूजिंग दिस डॉट, चलो ट्रांसपोज डॉट तो समझ आती है, लेकिन वो जो ये बाकी की इतनी जो हमने इनवर्स निकाला है, ये कहाँ पे यूज करेंगे, वो सारी चीजें होंगी, इसकी बात करें। नहीं टुवर्ड्स द एंड। ये क्या है ना, ये क्या है ना हमने, हाँ जी, ये सारी चीज़ें ये मतलब ये ये सारी मशीन चीजें, लर्निंग में ज़्यादा होंगी। हाँ ये जो आइजन मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, या पीसीए कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है ना, फीचर इंजीनियरिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है सारी चीज़ें। तो इम्प्लीमेंट तो होती है हर जगह, लेकिन चूंकि अब इतनी चीज़ें एडवांस हो गई हैं कि हमें डायरेक्ट फंक्शन बना बना के दे दिए हैं, उसकी बिहाफ पे पीछे खुद ही काम हो जाता है, हमें पता नहीं चल रहा होता। जैसे स्टैटिस्टिक्स, अब स्टैटिस्टिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे पास जो है ना वो क्या है, उसके मेनली फंक्शंस बने हुए हम इस्तेमाल करते हैं और अपना काम जो है वो निकाल लेते हैं। तो अब ये आइजन वैल्यूज अगर निकालनी है तो निकाल के दे देगा। आइजन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट बड़ा लंबा है, ठीक है, लेकिन वो आपको आपको ये फंक्शन फटाफट निकाल के दे देगा। लेकिन अब आइजन वैल्यूज के बारे में पता तो उसको ही होगा जिसने आइजन वैल्यूज के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। या इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनवर्स अगर किसी ने पढ़ा होगा कि भाई ये क्या होता है, तो उसको समझ में आ रहा होगा कि यार ये इनवर्स जो है ना वो क्या होता है, क्यू आर डिकम्पोजिशन क्या है, या एसवीडी क्या है। तो ये सारे इम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हमें अब क्योंकि एल्गोरिथम्स इतने एडवांस हो गए हैं कि हम इनकी तरफ जाना ही नहीं पड़ता हमें, हमारा काम जो है वो निकल जाता है। लेकिन ये है कि बहरहाल ये इम्प्लीमेंटेड हुए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इनके बगैर काम चल रहा हो, या ये जो है ना कोई अननेसेसरी चीज हो, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा, अगली क्लास में जो है ना, ये जो नंबर 2 वाली हमारी फाइल है, इसके अंदर से हमारा थोड़ा ही काम रह गया, यहाँ तक तो हमने कर लिया है। ये थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा कि हम नंपाई अरेज को फिर हम कैसे, ये इतना सारा जो अपनी नंपाई 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 कर रहा है नंबर्स के ऊपर, ये हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ कुछ इमेज के ऊपर काम इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा, फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई हमारी जो किस तरह हम इमेज को जो है ना नंपाई में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको क्रॉप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे दो इमेजेस ले लें, चलें एक टास्क ये कर लीजिएगा कि कोई सी दो इमेजेस हैं, या इमेज को एरे में कन्वर्ट किया, उन दोनों एरे को अगर मैं स्टैक करूँ तो वो इमेजेस जो है दोनों मिल जाएंगी। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल स्टैक किया है तो वो इमेजेस साइड बाय साइड दो हो जाएंगी। अगर मैंने वर्टिकल किया है तो वो अप एंड डाउन दो इमेजेस नजर आ रही होंगी। इस तरह की कोई टास्क जो है वो कोशिश करिएगा करने की, ठीक है। मैंने ये आखिर में दो लिंक भी इसके अंदर दिए हुए हैं कि अगर आपको स्टडी करना हो और इमेज को मैनिपुलेट करना और इमेज को फिर दोबारा सेव कर लेना, ये दो लिंक भी दिए हुए हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एडिशनल स्टडी है, लेकिन ये आप लोग जो है वो करिएगा ताकि आपको हैंड्स ऑन का जरा पता चले कि भाई इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है। अभी तक हम पढ़े पढ़े जा रहे हैं, तो ज़्यादातर काम जो है वो ये इमेज प्रोसेसिंग में नमपाई के ऊपर ही है। ठीक है, तो आई होप कि ये हो जाएगा, कर लेंगे आप लोग ये वाला टॉपिक। नहीं भी समझ में आए लेकिन एक बार गो थ्रू तो कर लीजिएगा, हम क्लास में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको जो है वो गो थ्रू कर लीजिएगा कि हाँ यार क्या हो रहा है, लोड हुई, फिर वो बाद में देख लेंगे कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है, किसने क्या किया। अब देखो इमेज साइज लिया क्योंकि नंपाई अरे इसमें 200 रॉज एंड 150 कॉलम। सर ये इमेज प्रोसेसिंग एक दफा बता दें जरा, ये कैसे होगी? क्या बताऊं इसमें, यही तो बता रहा हूँ मैं, यही तो बताता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ, इसको पढ़िएगा आराम से। इंपोर्ट करनी है लाइब्रेरी, इंपोर्ट करिएगा और एक इमेज जो है वो रूट फोल्डर पे डाल दीजिएगा, उसको लोड करिएगा। लोड करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज चेक कीजिएगा, इमेज का फॉर्मेट क्या है, इमेज का साइज क्या है,
इमेज का मूड यानी कलर मूड क्या है उसका, आरजीबी इमेज है, ग्रे स्केल इमेज है, ये आपने कर लिया? नहीं सर, ये जो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो इमेज हमने जहां से लोड करनी है, हमें पाइथन जो फाइल है वो वहीं पे ओपन होनी चाहिए हमारी, तब लोड होगी? अगर अगर आप इधर रूट पे इसको रखेंगे इमेज को, तो फिर तो पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इमेज किसी और फोल्डर में है तो मुझे यहाँ पर पूरा पाथ देना पड़ेगा ना, सी ड्राइव में जाओ, फला फोल्डर में जाओ, फिर लोड होगी ना इमेज, ओपन होगी ना। ठीक सर, ये मैंने कोशिश की थी इस तरह से ओपन करने के लिए, लेकिन मुझसे हुई नहीं ओपन। नहीं तो आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली थी इमेज वाली, ये जी पिप सर, ये भी इंस्टॉल? मैंने की। अभी अभी आप करें, आप सिस्टम पे हैं तो करें, मैं देखता हूँ, स्क्रीन शेयर सर कर अभी लें मैं अपनी। सिस्टम पे नहीं हूँ, मैं अभी हाँ, इसको करके सुबह तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा सर। चलो ठीक है, ग्रुप ग्रुप के अंदर शेयर कर लीजिएगा। अब ये आ गई टाइप, इसकी इमेज आ रही है अभी। अभी ये नमपाई एरे नहीं आ रही, टाइप इमेज आ रही है। अब हमने क्या किया, अभी कन्वर्ट किया इमेज को नमपाई एरे में। मैंने आपको फंक्शन बताया था, एज एरे का फंक्शन कन्वर्ट के लिए होता है। अब इसकी टाइप जो है वो नमपाई एरे आ गई। अब उसकी शेप क्या आ रही है, देखें, 3 डायमेंशन आ रही है। 2 डायमेंशन की शेप है, 3 उसके कलर चैनल है, यहाँ लिखा भी हुआ है विड्थ, हाइट और चैनल्स आरजीबी। कलर जो इमेज होती है उसके चैनल 3 आ रहे होते हैं। अब इमेज को मैंने देखा जब नमपाई के अंदर, तो देखो इमेज नंबर की शक्ल में आ रही है। ठीक है, मैंने उसको रावेल कर देना है। मैंने उसको रावेल करने के बाद देखा तो क्या हो जाएगी, वो फ्लैट हो जाएगी बिल्कुल। 900 900 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करें, बल्कि 9000, कितनी वैल्यूज बनेंगी, 150, 200 और 3, 9000 वैल्यूज बनेंगी एक इमेज की। सोचें, एक इमेज की 9000 की एरे बन रही है, और मैं हजारों इमेज प्रोसेस करानी होती हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। हमारा मॉडल जो है बहुत काम करता है। ठीक है, यही काम हम मैटप्लॉटलिब से कर सकते हैं, जो काम अभी हमने यहाँ पर ट्रिलोक की लाइब्रेरी इस्तेमाल करके किया।